नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है। आज हमारे साथ है संजोग साहू जी, जो कि फाउंडर है मती फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो आज उनके साथ उनके जो मती फार्म्स है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे आइडिया वैलिडेशन के बारे में कि आपको आइडिया को कंफर्म कैसे करते हो आपका आइडिया काम करेगा और उसके साथ में एक सही आइडिया कैसे बनती है, जो कि लोगों तक पहुँचेगा और सही हिट करेगा। तो आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्टली मैं वेलकम करूँगा सारे ऑडियंस को और आकांक्षा जी को और प्रज्ञा जी को जो कि स्ट्रीम चला रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स संजोग जी, आपको स्वागत है हमारे इस स्ट्रीम पे। तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपके खुद के शब्दों में, प्लीज़। बिल्कुल। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बिल्कुल। और दोस्तों, जब तक संजोग जी अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, तब तक आपकी कोई भी सवाल है। इस हफ्ते और पिछले हफ्ते हम आइडिया के बारे में बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते आइडिया जनरेशन के बारे में बात किया और अभी हम आइडिया वैलिडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके कोई भी सवाल होंगे इसके इसके बारे में तो बिल्कुल पूछिए। हाँ संजोग जी। हाय एवरीवन। मेरा नाम संजोग है, संजोग साहू, और मैं माटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। ये एक वेजिटेबल प्रोसेसिंग कंपनी है उड़ीसा बेस्ड। और हम व्हाट वी डू इज बहुत सारा वेजिटेबल्स, हम जो कि उड़ीसा इज वन ऑफ द लीडर्स इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है जैसे टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटोज, जो कि हम इंडिया में नंबर 1 या 2 में आते हैं। और इसमें वेस्टेज जो है वो काफी ज्यादा है। 50% ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है कुछ कुछ एरिया में। सो हम इसको एक मिनट, आई थिंक, एम आई स्टिल देयर? हम आपको सुन सकते हैं। हाँ हेलो। हाँ संजोग जी, हाँ हम आपको सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, या। तो एज आई वाज सेइंग, हम बेसिकली फूड प्रोसेसिंग करते हैं, वेजिटेबल प्रोसेसिंग कंपनी है। और जैसे कि मैं बोला, यहाँ पे स्वीट पोटैटोज और टोमेटोज और काफी सारे ऐसे लो पेरिशेबल, मतलब हाईली पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं जो उनका शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। तो उसमें फार्मर्स को बहुत पेन होता है। तो उसको मैं लास्ट 2 साल से ये इनको प्रोसेस करके कुछ एफएमसीजी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज है बाहर के, जो सेमी प्रोसेस्ड आइटम्स यहाँ से लेते हैं, तो उनको हम प्रोसेस करके बाहर देते हैं। तो लास्ट 8 मंथ से हमारा पायलट चालू है और रिलेटिवली सक्सेसफुल भी है हमारे लिए भी और हमारे फार्मर्स के लिए भी। हमारा एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जिनको हम अश्योर्ड, मतलब बाय करते हैं उनसे, एक कंसिस्टेंट प्राइस भी देते हैं और कंसिस्टेंटली भी बाय करते हैं उनके सीजन टाइम पे। तो प्रेजेंटली पूरा कंप्लीटली बिजनेस टू बिजनेस है, जो कि मतलब डायरेक्ट हम कंपनीज को देते हैं। हमारा कोई ब्रांड अभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन वेरी सून हम उसको and I think I'm dropping. Are you there? Yeah, we can. Angsha? All good. हाँ संजोग जी, जब Yes, आपका what is आवाज कट happening जाएगी। is I'm not able to move the presentation forward. Can you help me with that? I think that's राइट। लैपटॉप पे वो लोड करता होगा ना, इसलिए। हाँ, आपके लैपटॉप के द्वारा हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए। Let me try doing that again. Unfortunately, I'm not able to move it forward for some reason. तो संजय जी, जब तक आप वो फिक्स हो जाएगा, आप एक बार शायद पीपीटी को बंद करके फिर से चला सकते हो। उसके द्वारा Okay. आप और बता सकते हो कि मती फार्म्स करती क्या है। तो आपने बताया कि जो सब्जियां होते हैं ना, टोमेटो, स्वीट पोटैटो वगैरह, तो उनको प्रोसेस करते हो। तो इसका आप बता सकते हो कि कैसे होता है ये काम। Just hang on, just give me a moment. I'm trying to get it, keep it open. हाँ जी दोस्तों, इसके दौरान आप कोई भी सवाल है तो बिल्कुल पूछते रहिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में आई नहीं, कोई शब्द है या फिर
कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आए तो बिल्कुल चैट पे पूछते रहिए, हम आंसर करते जाएंगे। जब तक संजोग जी अपना वो पीपीटी आप अरेंज कर लेते हैं तब तक आप क्वेश्चन पूछते रहिए। Someone, sorry, asking me to optimize screen sharing for video clips. Should I click yes on that or should I not click yes on that? हाँ आप या यू कैन प्रेस ओके। Let's try this. I think it's working now, right? हाँ काम कर रहा है। Yes. So, दोस्तों, like I said, हम basically food processing करते हैं और specifically हम vegetables processing करते हैं. So, and again we target only those vegetables जो कि उड़ीसा में काफी ज्यादा होता है और उसमें wastage factor काफी ज्यादा है. So, as of now तो हम B2B कर रहे हैं, but अभी लॉकडाउन हो गया, नहीं तो जुलाई में हमारा B2C हमारे ब्रांड के अंदर इन बिटवीन ब्रांड के साथ हम लॉन्च करने वाले थे और इसके लिए लास्ट ईयर हम कुछ वेंचर कैपिटल रेज किए। दोस्तों जो संजय जी बता रहे B2B या B2C करके जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, जो हो गया B2B मतलब बिजनेस से बिजनेस, जो कि मान लीजिए इनका टी फार्म्स और हम प्रो बनो है, तो ये दो बिजनेस के बीच में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, जो परचेज होती है ना, उसको हम B2B कहते हैं। अगर मान लीजिए मती फार्म्स के थ्रू मती फार्म से आपको कोई सब्जी खरीदना है मान लीजिए, या फिर विश्वास जी का फार्म्स टू फैमिलीज है, उनसे आपको कोई बिजनेस करना है तो आप कस्टमर हो गए और विश्वास जी या फिर संजोग जी बिजनेस हो गए, तो वो B2C हो गया जो कि बिजनेस टू कस्टमर। तो हाँ संजोग जी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो पहले तो हम B2B स्टार्ट किए क्योंकि हमको अश्योर्ड कस्टमर्स हमारे खुद के चाहिए थे, हमको बायर्स चाहिए था हमारा सैलरीज और फिक्स्ड कॉस्ट मीट करने के लिए। अभी करते करते जैसे कि थोड़ा सक्सेस मिल गया है तो अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, अब प्रोडक्शन में भी कॉन्फिडेंस आ गया है, मार्केटिंग में भी कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब धीरे धीरे हमको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम अब अपना खुद का ब्रांड क्यों ना लॉन्च करें और देखें कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं उसका कुछ मार्केट है क्या। वेजिटेबल चिप्स बना के लॉन्च करने वाले थे और अब रथ यात्रा के टाइम लॉन्च करने वाले थे जुलाई फर्स्ट वीक में, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अभी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन आज का जो मेरा टॉक है वो मैं अपने फूड प्रोसेसिंग जर्नी के बारे में ना बात करके मैं अपना फार्मिंग का जो जर्नी था उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि माटी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक पहले फार्म था, वो माटी फार्म्स था। सो वो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। तो एंड वो अभी भी मैं करता हूँ, वो मेरा आइडेंटिटी है, वो मेरी पहचान है कि आई एम अ फार्मर और प्रॉफिटेबली करता हूँ। तो उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा आज, मेरा जो फार्मिंग जर्नी है। और इट वाज नॉट ओनली माय फर्स्ट एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, मैं ना पढ़ा हूँ बिजनेस, ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है। सो मैं काफी यंग था, 4 साल पहले ये स्टार्ट किया था और कैपिटल भी नहीं थी और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस भी ज्यादा कुछ नहीं था कि कैसे एक बिजनेस रन करना है। एंड आई हैड अप्रोच्ड द फार्मिंग business as a as a business itself. So I think that part of the journey might be more relatable here because I'm given to understand that all the friends who are here right now are relatively young and about to embark on their careers, right? So my farming journey, तो मेरा जो background है वो एकेडमिया में थी। मैं आई वाज बेसिकली डूइंग माय पीएचडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना और मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो था बेसिकली हाउ इज फार्मिंग अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मेरा फील्ड वर्क जो था वो उड़ीसा में करता था एंड काफी सारे स्मॉल फार्मर्स, ट्राइबल फार्मर्स के साथ में काम करता था और मेरा जो काम था वो रिसर्च था, वो ये समझना था कि कैसे फार्मिंग को हम और एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन इलाकों में काफी ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है, बट बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, बिकॉज ऑफ वो प्रेशर है कि ज्यादा आउटपुट बनाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, फार्मर्स का कंडीशंस वहाँ पे बहुत खराब था, तो उसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिसेस चेंज हो रहे थे। तो ये काफी मेरे को डिस्ट्रेस करता था और काफी साल फार्मर्स के साथ काम करने के बाद जब मैंने देखा कि मैं तो अपना पीएचडी करके यूएस से चला जाऊंगा, वहाँ पे मे भी कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन फार्मर्स का जो कंडीशन है वो वैसे ही रह जाएगा और जब तक हम उसको सुधारते नहीं है तब तक कोई भी मतलब वो जो मतलब अगर कोई एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग करना चाहता है या तो एनवायरनमेंट को सेव करना चाहता है, वो मकसद दैट कैन नॉट बी अचीव, वो अचीव नहीं कर सकते। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरा दिमाग में था कि मैं आके यहाँ पे एक मॉडल फार्म करूँ
जहाँ पे हाई डेंसिटी हाई रोटेशन मॉडल का करूँ, मतलब छोटी फार्म लेकिन उसमें आउटपुट काफी ज्यादा, साउंड इकोलॉजिकल डिजाइन, ऐसा एक फार्म बनाओ। और जिसको देख के अलग दूसरे जो फार्मर्स भी हैं मेरे आसपास, दे विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड कि हाँ, एज फार्मिंग से भी पैसा बन सकता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। तो एक मतलब बेसिकली एक प्रॉफिटेबल मॉडल टू फार्म, वो सोच के मैं इंडिया वापस आया 2016 में। और मैं सोचा कि यहाँ पे तो सब देसी वेजिटेबल्स करते हैं जिसका वैल्यू इतना कम रहता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि फार्मर्स को इतना इनकम होता नहीं है। सो मैं सोचा कि क्यों ना एक्सोटिक वेजिटेबल का फार्मिंग करें। सो एक्सोटिक वेजिटेबल्स मतलब जो ज्यादातर होटलों में या यू डू अ बेटर जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, देयर इज लेटस, देयर इज चेरी टोमेटोज, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर, अभी फोटो जो आप देख पा रहे हैं वो एक टाइप का लेटस है, इट्स अ बटर हेड। तो इसका जो इसको सैलेड्स में डालते हैं, इसको ये लीफी ग्रीन रहता है, हम काफी लीफी ग्रीन्स कर रहे थे आजकल। अगर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस किसको हो रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि ये सब सैलेड वैलेड खाइए। तो मेरे को लगा कि हाँ, अगर ये करेंगे तो लोकल मार्केट्स में इसका उस टाइम पे होलसेल प्राइस वाज 200 to 50 रुपीज पर किलो साल भर, और रिटेल में तो उससे भी ज्यादा था। तो मैं सोचा कि अगर इससे चालू करूं, और इसमें मेरा थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था क्योंकि मैं जब पीएचडी कर रहा था अपना रिसर्च असिस्टेंटशिप यूएस में, तो वहां पे भी सीखने को इसको मौका मिला था। सो मैं उड़ीसा आ गया 2016 में, और मेरे गांव में, आई एम फ्रॉम अ विलेज इन कोस्टल उड़ीसा, तो वहां पे मेरे को 2 एकड़ की जमीन थी, अच्छा एग्रीकल्चर लैंड था जो कि मेरे को मैं इनहेरिट किया था। तो वहां पे मेरे कुछ फार्मर दोस्तों के साथ जो जिनके साथ मैंने पहले काम किया था, उनमें से 4 लोग को बुला के मैं बोला कि चलो ये एक नया तरीका का फार्मिंग करते हैं। सो 2016 में हमको करीबन 6 to 8 मंथ्स लग गया टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कैसे लेटेस्ट का फार्मिंग हो। ये पहली बार हम उड़ीसा में, ईस्टर्न इंडिया में पहली बार कर रहे थे इस स्केल पे, तो उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। और बहुत ही जल्द करते करते जितना भी मैं किताबों में पढ़ा था या जो भी टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत था, आई हैड टू टॉस देम आउट ऑफ द विंडो। काफी ज्यादा मतलब फेल करने लग गया, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन वाइज, बट बेसिकली एक चीज था कि उड़ीसा में हम ऑर्गेनिकली फार्मिंग करना चाहते थे। तो उड़ीसा में ऑर्गेनिक फार्मिंग का इकोसिस्टम था नहीं। ज्यादातर इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग साउथ में होता है, महाराष्ट्र कर्नाटक में होता है, सिक्किम में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, ये सब चीजों का, लेकिन उड़ीसा में नहीं हो रहा है। तो खैर मेरे आसपास तो सब ज्यादातर फार्मिंग हो नहीं रहा था, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको ऑर्गेनिक इनपुट्स भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कंपोस्ट चाहिए बहुत सारा, और कंपोस्ट मेरे को आंध्र प्रदेश से लाना पड़ता था। सो इवन दो मेरा प्रोडक्ट का जो वैल्यू था वो काफी ज्यादा था, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना काफी मुश्किल हो जा रहा था, बिकॉज इतना इनपुट कॉस्ट इतना ज्यादा था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट खुद अपने आप बनाओ, अपने जगह पे अपने आसपास बनाओ। लेकिन बनाओ कैसे? तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। एक ब्राउन मैटर चाहिए जिसमें कार्बन रिच रहता है, एक ग्रीन मैटर चाहिए, वेस्ट वीड्स वगैरह जिसमें नाइट्रोजन रहता है, और फिर कुछ एक्टिवेटिंग एजेंट्स चाहिए। सो फिर बहुत सारे उपाय हैं उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें 6 महीना तक लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन कंपोस्ट बनाने में। तो और मेरा लेटेस्ट तो हर मतलब अभी प्लांट करूंगा तो 6 हफ्ते में वो निकल मतलब फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। सो बहुत सारा कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है। इट्स नाइट्रोजन हंग्री प्लांट, तो काफी जल्दी ग्रो करता है और काफी सारा नाइट्रोजन चाहिए फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपोस्ट। सो काफी स्ट्रगल किया सोचने के लिए कैसे करूं, क्या करूं। सो ये हमारा जो बाउंड्री है, आई डोंट नो इफ एवरीवन कैन सी द फोटोग्राफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर राइस आसपास कल्टीवेशन होता है। पेस्टिसाइड्स थैंकफुली नहीं डालते हैं क्योंकि खुद कंजम्पशन के लिए करते हैं। और जैसे कि हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में हर एक जगह होता है, हार्वेस्टिंग होने के बाद जो वेस्ट रह जाता है, एग्री वेस्ट, जो स्ट्रॉ रह जाता है, उसको लोग जला देते हैं क्योंकि या तो काटने में काफी टाइम लगता है या तो मशीन लगाओ तो काफी खर्चा आता है। सो यहाँ पे भी जला देते थे। यहाँ पे क्या, समंदर के पास हमारा फार्म है, तो हवा काफी चलती है, तो पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है जितना नॉर्थ इंडिया में रहता है, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करता है। तो बात है कि कंपोस्ट में जो ब्राउन मैटर लगता है ये स्ट्रॉ ही है, तो मैं इसको कलेक्ट करने लग गया और अपने फार्म में काफी सारा फार्मर्स को पैसा दिया आसपास मेरे जितने कि आप इसको जलाओ मत, आप मेरे को दे दो, मैं आपको नॉमिनल कॉस्ट में आपसे खरीद लूंगा। तो अपने फार्म में काफी सारा रखा, फिर उसको कंपोस्ट करने लग गया, लेकिन कंपोस्ट करने में जैसे देखा कि काफी टाइम लगता है। तो फिर और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा लोकल मार्केट में था कि उड़ीसा में एक जैसे नॉर्थ इंडिया में बटन मशरूम काफी पॉपुलर है, उड़ीसा में एक स्ट्रॉ मशरूम करके काफी पॉपुलर है, जो कि यहाँ पे लोग मटन और चिकन से ज्यादा पसंद करते हैं, और प्राइस भी काफी अच्छा रहता है। अभी अभी जैसे आप मार्केट में देखेंगे तो 300 रुपए किलो है आज। तो उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, तो लोकली बनता है, लेकिन
उसको काफी पॉपुलैरिटी है। और ये जो मशरूम है ये स्ट्रॉस पे ही होता है। तो मैं अपने फार्म में बहुत बेसिक डिजाइन में विद साउंड इकोलॉजिकल डिजाइन उसका साइंस अंडरस्टैंड करके उसको वो मशरूम प्रोडक्शन किया और वो काफी प्रॉफिटेबल रहा। और वो मशरूम को हम मार्केट में भी बेचे और काफी उसका रेवेन्यूज भी जनरेट हुआ। तो मेरा एक लेटेस्ट के अलावा एक दूसरा सेकेंडरी और काफी मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया। और सबसे मजेदार बात है कि वो मशरूम जो ग्रो करके उसके बाद जो बचता है स्ट्रॉ, वो ऑलरेडी सेमी डिकम्पोज रहता है। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं वो जो मशरूम को निकालने के बाद वो स्ट्रॉ जो था वो काफी डिकम्पोज हो गया। तो उसको हम बेड्स पे डालते थे या तो ऐसे उसको फर्दर थर्मोफिलिक कंपोस्टिंग करके वो और ब्राउन मैटर और ग्रीन मैटर के साथ मिला के जो बैरल्स है उसमें हम लोग मिक्स करके उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना देते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा, काफी टाइम लगा उसको उतना अडेप्ट करने के लिए। बट ये मेरे लेटेस्ट बेड्स आप देख सकते हैं। तो उसमें दिस इज अबाउट आई थिंक 1.5 साल बाद तो ऐसा हुआ कि मशरूम तो माइसीलियम वाइज ग्रोथ होता है। सो सॉइल में काफी माइसीलियल ग्रोथ होने लग गया। ये पैडीस्ट्रा मशरूम नहीं है, दूसरा वाइल्ड मशरूम है। बट ये जो मशरूम आप देख सकते हैं जूम इन वाला फोटो में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इट्स एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द सॉइल। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। और मेरे को लेटेस भी प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ और मशरूम से भी मेरे को पैसा मिला। और बाद में वो कंपोस्ट इतने क्वांटिटी में करते थे कि हम उसको भी दूसरे फार्मर्स को बेचते थे और वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। 3 रेवेन्यू सोर्सेस रह गए। ये हमारा एक टाइप का मशरूम लेटेस है। और ये फोटो मैं दिखाना चाहता था आपको क्योंकि लाइक आई सेड मेरा बहुत छोटा फार्म था 2 एकड़ का और उसमें हमारे पास करीबन 200-250 टाइप के डिफरेंट साइज के बेड्स थे। बट ये लेटेस के जो बेड्स थे ये करीबन 100 बेड्स थे, जिसमें से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं 60 टू 70 बेड्स को एक्टिव रखता था। तो ये एक जो बेड है ये 25 फुट लंबा है और ये करीबन 2.5 फुट चौड़ा है। तो इसका जो स्क्वायर फुटेज है 75 स्क्वायर फीट का जगह लेता है। सो मैं ऐसा और लेटेस्ट जैसे मैंने बोला करीबन डिपेंडिंग ऑन द सीजन 5 से 6 से 8 हफ्ता तक भी लग जाता है। और एक-एक जो आप ये बेड देख रहे हैं काफी डेंस प्लांटेशन में हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करता था। सो ये जो फोटो है यहाँ पे क्रेट के अंदर ये करीबन वो बेड का मान लीजिए 1/4 लेटेस हार्वेस्ट किए और ये एक क्रेट में करीबन 12 किलो का मतलब है। तो मतलब एक टोटल पूरे आपका एक बेड में 40 टू 50 केजीज ऑफ लेटेस भी निकल सकता है। जैसे मैंने बोला था होलसेल मार्केट में प्राइसेस स्टेबल रहते हैं 200 के आसपास। सो ऑन एन एवरेज मैं हर हफ्ता 50,000 रुपए का लेटेस प्रोड्यूस करता था, 50 से 60,000 रुपए। सो उसमें से करीबन 30-35,000 का सेल हो जाता था और बाकी का क्यों नहीं सेल होता था मैं आगे जाके बताऊंगा। बट जो बच जाता था वो या तो हम कंपोस्ट में डालते थे और मैंने देखा कि कंपोस्ट में की डालो आसपास बहुत गाय भैंस हमारे गांव में थे। तो फॉर अ वाइल आई थिंक हमारा गांव अकेला ऐसा गांव था वो इंडिया में जहाँ पे गाय भैंस लेटेस खा के काफी मजे में रहते थे। सो हम दूसरे वेजिटेबल्स भी काफी सारा करने लग गए। बट प्राइमरी हमारा लेटेस्ट से हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा रहता था और करीबन 1.5 लाख का सेल्स होता था, 1.5 1.7 लाख विद अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1 लाख। और एज यू आपको सबको पता होगा तो एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोड्यूस है, उस पर इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। सो कुछ दिन बहुत मजा आया करने में और काफी खुश था मैं। लेकिन लाइक आई सेड पहले मेरा जो इरादा था वो था कि मैं यहाँ पे आके कुछ ऐसा करूँ जिसमें कि मैं खुद ही बस बेनिफिट ना करूं बट दूसरे फार्मर्स को भी ये स्केल अप किया जा सकता है एज अ मॉडल फार्म। सो प्रॉब्लम क्या था ना कि हमारा जो मार्केट था जो कि मैं कभी सोचा नहीं था कि उड़ीसा काफी बैकवर्ड स्टेट है, रिलेटिवली बैकवर्ड है। वहाँ पे एक्सोटिक वेजिटेबल्स का मार्केट जो है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू दिल्ली बॉम्बे वगैरह। तो यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली में जैसे दिन में 3 या 4 टन का लेटेस का रिक्वायरमेंट रहता है होटल्स और इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस और होम यूज मिला के। तो यहाँ पे पूरे हफ्ते भर में भी एक दो टन का डिमांड रहता नहीं और डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं भले ही 200-400 किलो मैक्सिमम पुश कर पाऊंगा, उससे ज्यादा ये मार्केट बढ़ने वाला था नहीं। तो मेरा तो मैं खुश था लेकिन मैक्सिमम 2-4 साल में मैं देखा कि मैं 10-15 फार्मर्स के साथ शायद तक उनके साथ टाई अप करके उनको इम्पैक्ट दे पाऊँ। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर इन मी वेयर आई फेल्ट कि मेरे को हमेशा मन था कि मेरा जो ओरिजिनल इरादा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें कि उड़ीसा के फार्मर्स एट स्केल दिल बेनिफिट, वो वैसा होना चाहिए। तो वो नहीं हो पाया। दूसरा जो लर्निंग था मेरा वो था कि आफ्टर 2 साल ये 2-2.5 साल करने के बाद मैं देखा कि नॉट ओनली दैट यहाँ के जो फार्मर्स हैं मैं देखा कि उनको फार्मिंग काफी अच्छा आता है।
ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्शन में उनका प्रॉब्लम है। तो वो लोग ज्यादातर देसी वेजिटेबल्स करते हैं और उसमें वो हिसाब करके ही करते हैं कि 30-40% उनका वेस्ट जाएगा, या तो फार्म गेट पे वेस्ट जाएगा, या तो प्राइस ठीक नहीं मिलेगा, या तो रॉट कर जाएगा। तो उड़ीसा में फूड प्रोसेसिंग का कुछ भी अभी तक स्कोप नहीं था, कुछ भी मतलब अभी तक जीरो फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है फॉर वेजिटेबल्स। ये स्पेशली टारगेट वेजिटेबल, लेटेस्ट तो छोड़िए, मतलब जो लोकली बनता है टमाटर या तो स्वीट पोटैटो या कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, तो ये सबको कोल्ड रूम की जरूरत पड़ती है। और एक्सेप्ट द एसेंशियल्स हमारे यहाँ बाकी सब कुछ जो भी है वो बाहर से ट्रेडर्स आके वेस्टर्न उड़ीसा में आदिवासी एरियाज में आके गुंटूर से, रायपुर से, नागपुर से सब ले जाते हैं। और दोनों को पता है, फार्मर्स को भी पता है, यहाँ के जो छोटे ट्रेडर्स को भी पता है कि वो जो वहां से आते हैं वो जो प्राइस बोलेंगे वही देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कुछ चारा नहीं है, कुछ मतलब बेचना ही पड़ेगा, तो खराब हो जाएगा। सो जब ये मैंने देखा तो मैं सोचा कि अब मेरा बैकग्राउंड भले ही नहीं है इसमें, अब तक तो मैं 2-2.5 साल ऐसे ही एक अनकन्वेंशनल चीज कर चुका हूँ जिसमें हार्डली मेरा कुछ बैकग्राउंड था। तो मैं सोचा कि ठीक है अब मैं फूड प्रोसेसिंग में घुसता हूँ। तो फूड प्रोसेसिंग में घुसने के लिए आपको काफी कैपिटल की जरूरत पड़ती है और काफी बड़ा स्केल में करना पड़ता है। सो आई हैड टू बी अ लिटिल इनोवेटिव अबाउट इट। मेरे को उसमें भी मैं सोचा कि मैं अगर कुछ वो जैसे घिसा पिटा जो वो लोग जो कर रहे हैं एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज जहाँ पे वो करूंगा तो फिर मैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाऊंगा प्राइस बेसिस पे या अदरवाइज। सो मैं फिर कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उसके लिए बनाने लग गया। उसके लिए भी काफी कैपिटल की जरूरत पड़ी। उसको फंड रेज करने का जरूरत पड़ा, फिर काफी टाइम लग गया, उसमें ठीक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी। आई हैड टू गेट इन टच विद माय यूनिवर्सिटी, मेरे जो यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट्स थे, प्रोफेसर्स थे। साउथ ईस्ट एशिया जाना पड़ा जहाँ पे ये सब वेजिटेबल्स का काफी अच्छा मच्योर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेस है वहाँ पे। उनसे कुछ टेक्नोलॉजी लाई, इंडियन डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को स्टडी किया जिसमें अभी काफी हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स काफी बढ़ गए हैं, तो हेल्दी स्नैक्स का काफी रिक्वायरमेंट है। तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ एक इनोवेटिव निश स्पेस में घुसूंगा, तो मतलब उसमें एंट्री करूंगा तो उसमें शायद तक मेरे को सर्वाइव और ग्रो करने का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो ऐसे सोच के फिर वेंचर कैपिटल हम लोग को थैंकफुली फरवरी 2019 में हमको वी रेज्ड अबाउट 50 lakhs व्हिच हेल्प्ड अस। हमको ये पायलट प्लांट हम काफी अपना खुद का यूज करके, मेरा जितना सेविंग्स था, जो भी फार्म से जो पैसा निकल रहा था, उसको काफी बोरोइंग करके दोस्तों से, फैमिली से मैं खुद चालू किया था। लेकिन इतना अच्छा बना नहीं पाया था और प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था वहाँ पे। लेकिन उसमें जितना ट्रायल किया था वो एफर्ट देख के मेरे को काफी हेल्प किया टू रेज फॉर द मनी। एग्रीकल्चर सेक्टर में वीसी फंड रेजिंग करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देयर आर सर्टेन institutions and there are certain funds which would be very keen to invest in something like this. So जब वो हो गया फिर हम पायलट प्लांट चालू कर, मतलब कंस्ट्रक्शन फुल स्केल चालू कर दिए और लास्ट 8 मंथ से हम प्रोडक्शन में हैं। और अभी लॉकडाउन को देखते हैं, पता नहीं बाद में फिर जब सब ठीक हो जाएगा, वी आर होपिंग टू लॉन्च आवर B2C प्रोडक्ट्स। सो दैट पार्ट अबाउट द फूड प्रोसेसिंग कभी और डिस्कस करेंगे, बट व्हाट आई वुड लाइक टू रादर डिस्कस आर some of the takeaways that I've had from my sort of accidental जो मतलब जो सोच के आया था मैं फार्मिंग करने के लिए और वो हो नहीं पाया, और फिर कुछ और हो गया लेकिन वो भी सक्सेसफुल रहा। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या चैलेंजेस थे, वो सब just like to touch a little bit and then we can go to question and answer session because I honestly don't know where the audience is coming from and I would really like to take on some of their questions instead of just giving a lecture. So but to get back to my takeaways, I have not ये bullet points में मैं किया नहीं हूँ क्योंकि I don't think ये सब चीजों में मतलब there are some things that cannot be bulleted I feel, but broadly firstly to talk about my agricultural journey, as an agri entrepreneur, तो मैं देखा हूँ कि एग्रीकल्चर स्पेस जो है इंडिया में, वहाँ पे बहुत थोड़े इनोवेशन में भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना काफी इजी है, प्रोवाइडेड आप अपने खुद लोकल मार्केट कंडीशंस को केयरफुली स्टडी करें और थोड़ा ट्यून्ड रहें उसको। तो देन दूसरी चीज है कि लाइक मेरे केस में मैं पूरा मतलब टेक्निकल, जब लेटेस मेरे को करना है मैं वही लेके आया था दिमाग में कि हाँ लेटेस ही करना है, और उसका प्रोडक्शन का जितना भी साइंस था मैं सब समझ के आया। तो मेरे को लगा कि उसके बाद तो कुछ मार्केट शॉक हो नहीं सकता है, मतलब मार्केट की तरफ से कुछ पुशबैक हो नहीं सकता। तो फिर भी लेकिन फेल तो नहीं हुआ, लेकिन एक लिमिट था, एक स्लैब था, उसके बियॉन्ड ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं हुआ। और वो मेरे को करते करते पता चला एंड काफी उस टाइम पे काफी डिमोरलाइजिंग भी लगा, और इतना आसान नहीं था कि वहां से फिर फूड प्रोसेसिंग में सोच के जाने में काफी डिफिकल्टी हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मतलब अगर हो सके तो पहले अपना जो मार्केट है, अपना जो एनवायरनमेंट है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो इजी है एंटर करना,
और पैसा बनाना भी ईजी है, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर इंडिया में इट्स ह्यूजली सब्सिडाइज, सब्सिडी काफी उसमें है। तो फूड आइटम्स एज अ कमोडिटी आर ह्यूजली अंडरवैल्यूड, मतलब आप जो मार्केट में जितना पैसा दे खरीद रहे हैं उसका एक्चुअली उसका वैल्यू उससे ज्यादा है। तो ऐसा एक स्पेस में इनोवेशन लाना और इनोवेशन को रिवॉर्ड मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी तो इसीलिए मैं बोला रॉकेट साइंस चाहिए नहीं आपको, मतलब कोई भी आप में से, आप अगर अपने लोकेलिटी में देखेंगे, देख रहे हैं 10 लोग अगर फार्मर्स कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा भी इनोवेशन कुछ करेंगे, कुछ अलग वैरायटी या तो कुछ अलग कस्टमर्स ढूंढेंगे, तो शायद तक आपको प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना काफी आसान रहेगा। दूसरी एडवांटेज है कि इसमें यूजुअली कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी कम है, स्पेशली एट अ स्मॉल स्केल, बट जैसे ही आप ग्रो करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली लाइक इन एवरीथिंग एल्स उसमें कैपिटल लगेगा। एंड आई विल आल्सो टच ऑन, मैं बाद में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा क्यों इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट स्मॉल, छोटे मतलब कम कैपिटल लगा के जितना छोटे तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। डाउन साइड्स में एग्रीकल्चर में वेरिएबल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे कि मेरा फूड प्रोसेसिंग में अगर मेरे पास सही क्वालिटी का वेजिटेबल आया और मैं उसको मशीन में डाला, तो दूसरी तरफ मेरा एक डिहाइड्रेट मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो काफी वो परफेक्ट निकलेगा ही निकलेगा, मेरे को पता है, गिवन मैं ठीक एंट्री करूं इनपुट पैरामीटर्स। सो फार्मिंग में वैसा नहीं हो सकता है, फार्मिंग में आप सब कुछ ठीक कीजिए बाय द बुक, फिर भी इतने सारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है कि देयर विल बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है या तो कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए काफी सारे बिजनेस मॉडल स्टेप्स हैं, आप ले सकते हैं, आप ज्यादा वैरायटी कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत वहीं पे फार्म बेस्ड फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो उसमें वी कैन गो इनटू डिटेल सम अदर टाइम, बट लाइक आई सेड ये मतलब ये एक डाउनसाइड है व्हिच इज इनहेरेंट टू फार्मिंग, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। Lastly, I would just like to touch on some generalized, takeaways, which is basically that it's more to do with entrepreneurship. What I have learned, experientially. मतलब मैं तो entrepreneurship कोई classroom में या school में पढ़ा नहीं, and I संजोग don't. थोड़ा कैमरा ऊपर लगा लीजिए प्लीज। अच्छा, देख सकते हैं हाँ आप? हाँ Yeah. So, so like I said, entrepreneurship एक ऐसी चीज है जो कि आप कोई स्कूल में या तो कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते इसमें, इसको पढ़ के लिमिटेड मतलब पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। आई होप दिस कोर्स इज beneficial to you, but because it gives you a starting point, कि आप मतलब ये आपका एक डिजायर है, या तो अपने लिए संजोग Are आपकी you able तरफ to से hear कुछ me? वॉइस की दिक्कत हो रही है, आई थिंक बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ दोस्तों, नेटवर्क का थोड़ा Okay. प्रॉब्लम है, आपको अभी झेलना पड़ेगा, अब सुनाई दे रहा है? लेकिन हाँ अभी थोड़ा ठीक है। No problem. Are you able, because I can't see you guys, so are you able to see me and hear me? Just keep letting me हाँ, हम know आपको देख सकते हैं और सुन सकते and हैं, I'll repeat प्लीज what I'm कंटिन्यू। saying. चलो बढ़िया। So can you see me now? Yes. हाँ, वी कैन सी यू नाउ। Yes. So unfortunately the camera in this laptop of mine is placed at an odd place, so शायद तक थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, but ठीक है, let's manage. So like I was saying, मतलब इसको एक एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, तो एज अ डॉक्टर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपका एक स्टडी जॉब है, तो आप लेकिन फिर आप देखते हो कि आपके हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है जो कि नहीं है, और आपका वो स्पेशलिटी है या आप पढ़ चुके हो, तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं एक फॉर प्रॉफिट बनाऊं, पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। सो आई थिंक वो भी एक टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप, दैट डॉक्टर इज बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सो या तो आप मान लीजिए गवर्नमेंट डॉक्टर हो, कोई रिमोट एरिया में हो, और आपको लग रहा है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, या तो आप एनजीओ के माध्यम से कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे काफी बार काफी डॉक्टर्स किए हैं। तो वो भी एक टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप है। इट्स नॉट नेसेसरली कि एक फॉर प्रॉफिट क्लिनिक खोलने से आप यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो या तो आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप एक डॉक्टर हो और आप देख रहे हो कि आपके अस्पताल में एक टाइप का डिवाइस नहीं है जो कि अगर बन सके, अफोर्डेबली नहीं मिल रहा है कुछ, वो बन सके तो उसमें पेशेंट्स को काफी बेनिफिट होगा। So वो भी एक टाइप का entrepreneurship. So basically in all the cases, everyone is an entrepreneur except maybe if you're doing a job, right? So it's a mindset is basically what I'm trying to say. And conversely, जैसे कि it's not necessary that everyone who's a businessman, जो businessman है वो entrepreneur नहीं है, क्योंकि काफी ऐसे traditional businesses होते हैं जिसमें कि growth पूरा flat line है, उनको growth करने का नहीं है, maybe inherited businesses होंगे,
So basically what I'm trying to say is entrepreneurship एक प्रोफेशन नहीं है, या तो it's more of a mindset, it's an attitude. और वो attitude है क्या? वो attitude I feel is an ability to adaptability. So जैसे कि मेरे स्टोरी में आप देखिए, मैं पढ़ा कुछ और हूँ, और मेरा ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड था फार्मिंग में, ना बिजनेस चलाने में, एंड मैं ये एडवोकेट नहीं करता हूँ कि ऐसे कूद जाना चाहिए. ऑफ कोर्स मैं जो पढ़ा था कहीं मेरे को काम दिया, और मैं काफी साल को काम दिया इन टर्म्स ऑफ फार्मर नेटवर्क एंड ऑल. बट कि व्हेन आई से अडैप्टेबिलिटी, आई एम सेइंग कि एक चीज को अप्रोच करना है तो आई फील इट्स बेटर टू द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व rather than the limitation or the ideology with which you approach it. मतलब I really need your help in explaining it in guys. But what I'm trying to say is that the example of मेरा ही example ले लीजिए. अगर मैं सोचता कि नहीं मेरे को लेटेस्ट करना ही है, तो आज तक मैं फेल कर जाता, क्योंकि लेटेस्ट का इनपुट्स मेरे पास नहीं थे, मेरे को, और मैं फूड प्रोसेसिंग में नहीं आ पाता अभी तक. सो मेरा जो, मैं फिर I had to go back to the drawing board, और मैं देखा कि मेरा जो ओरिजिनल गोल था वो था कि एनवायरनमेंट को सेव करना है मेरे को विदाउट अफेक्टिंग द फार्मर्स, और फार्मर्स का भी उन्नति करना है, उनको भी इम्प्रूव करना है. सो वो जो गोल, उसको मैं लेके चला. तो उसके बाद कल मानो और कुछ भी मेरे को करना है तो आई विल अडैप्ट टू दैट. एंड मेरे को पता है कि जब तक मैं वो करते रहूंगा, as long as I'm faithful to that problem instead of the orientation or the ideology with which I'm trying to solve the problem, so तब तक I think I'll be fine. So that is something that I want to make it clear. I also said that मैं बोला कि जैसे कि entrepreneurship classroom में इसको सीख नहीं सकते हैं, but it's not like ये एक inborn trait है, मतलब ये पैदाइशी तो कोई entrepreneur होता नहीं है, right? So it is something जो कि आप cultivate कर सकते हैं. It's like making a deal with the devil. कि आप when you say कि आपको entrepreneur बनना है, आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं हमेशा बदलते रहूंगा, so depending on the situation. So और सक्सेस मिलने के बाद भी बदलते रहूंगा, क्योंकि आज जैसे अभी कोविड सिचुएशन आपको पता चला है, काफी सारे कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल्स काफी अच्छे थे, उनको आज तक सक्सेसफुल रखे. कोविड के बाद अचानक से उन लोग सब ठप हो गए. सो और ऐसे भी कुछ कंपनीज है जिनका मॉडल्स काम नहीं करता था, और ये अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस के लिए अब वो काफी अच्छा कर रहे हैं. सो आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि entrepreneurship is adaptability. तो ये चीज अगर आप मन में रख के चलेंगे तो it will take you a long way. The last thing I would like to close with is the fact that I've come to learn that failure is a very essential component of entrepreneurship. आप entrepreneurship करेंगे मतलब आपको मान के चलना कि फेलियर तो होना ही है. ऐसा नहीं कि आपका जो ओरिजिनल आइडिया है वो पूरा 100% फेल कर जाएगा, वो शायद तक थोड़ा फेल करेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा चेंज करना पड़े. और चेंज करना, आप अज्यूमिंग कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो आपको पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में, तो ये जो थोड़ा सा जो पिवट करेंगे आप, थोड़ा सा जो बदलेंगे अपने प्लान को, वो आपको मॉनिटरली कॉस्ट करेगा. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट भले ही एग्रीकल्चर हो या किसी में भी हो, ऑलवेज, स्पेशली अगर आप यंग हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जितना भी आप छोटे इन्वेस्टमेंट में छोटे कैपिटल, कम कैपिटल से चालू करेंगे उतना अच्छा है. और लैक ऑफ कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है ज्यादा, उसको आप एक वीकनेस लेके मत चलिए, उसको ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज इट हेल्प्स यू थिंक अबाउट अराउंड योर प्रॉब्लम क्रिएटिवली. आपको वो जुगाड़ जैसे बोलते हैं, राइट? सो वो करने को आपको एनकरेज करता है, एंड दैट इज अ वेरी नेसेसरी आई थिंक क्वालिटी टू हैव. So that's all on my part. I'll close the of time, and I would like to take questions or we can have an open discussion. हाँ, सबसे one more पहले thing, anyone, yeah, I've touched upon a lot of things. I just wanted to say that I'll be happy to share my email. It's on the screen right now. हाँ दोस्तों, तो संजोग जी बता रहे, अगर आपकी आवाज, अगर आपके साइड पे वॉइस की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो संजोग जी बता रहे हैं उनका ईमेल आईडी स्क्रीन पे लगा देंगे, तो आप उनको मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो. आपको कोई भी, आपको कुछ पूछना है, कुछ सीखना है, तो आप वो फोन नंबर या मैं अपना फोन नंबर भी दिया हूँ, अगर ईमेल किसी को मुश्किल है तो फोन पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते. विल गिव अ टाइम स्लॉट. मैं इमीडिएटली बात भी नहीं कर पाऊंगा, तो बाद में मैं बात करके वी कैन डिस्कस अबाउट फार्म. हाँ, तो ये वाले फोन नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए. ऐसा नहीं कि आपको नंबर दे रहे तो रात के 3 बजे आप कॉल करेंगे, लेकिन आप इस पे मैसेज कर लीजिए, या फिर आप मेल कर सकते हो. आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको कुछ सर से डायरेक्टली पूछना है तो.
तो संजोग जी, आप स्क्रीन शेयर अभी बंद कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट की तरफ से। हाँ, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आ रहा था बार-बार कि मती फार्म्स, फार्म्स तो हम समझती है खेत हो गया, तो मती क्या है? तो और ये मती का नाम आपने क्यों वो रखा मटी इसका? नहीं है, वो एक्चुअली या थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। ये है माटी फार्म्स। माटी इज बेसिकली सॉइल, एज यू नो। उड़िया में भी सॉइल है, आई थिंक संस्कृत में भी सॉइल है। एंड क्योंकि हमारा फोकस था ऐसा टाइप का फार्मिंग करेंगे कि मतलब नॉर्मली आजकल अगर इंडस्ट्रियल फार्मिंग करना है तो सॉइल को काफी अफेक्ट करते हैं, उसमें स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स, उसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, और हम वो सब के बिना फार्मिंग प्रॉफिटेबल और हाई डेंसिटी फार्मिंग करने का कोशिश किए कर रहे हैं, और काफी हद तक सक्सीड कर रहे हैं। सो और जैसे मैंने आपका मेरा सॉइल का कंडीशन दिखाया, उसमें माइसीलियम है, उसमें काफी सारा बेनिफिशियल सॉइल बैक्टीरिया है। सो वो हमारा गोल था, और वो विजन हम हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं जो कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई किए नहीं, उनको हम क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो इसलिए उसका नाम, मेरे कंपनी का नाम भी मैंने माटी फार्म्स ही रखा, और फार्म का और कंपनी का। और ब्रांड का नाम अलग है। ब्रांड क्योंकि स्नैक्स बना रहे हैं, तो ब्रांड का नाम इन बिटवीन्स है, जो कि आप इट्स समथिंग दैट यू हैव इन बिटवीन मील्स। सो वहां पे हम हमारा जो टारगेट था वो एक हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के तरफ ही नहीं था, वो किसी को भी जिसको भूख लग रहा है या जिसको स्नैक खाना है उसके लिए वी वांटेड टू हैव अ ब्रॉड नेम, सो इसलिए उसका नाम इन बिटवीन्स है। फर्स्टली थैंक यू क्लैरिफाई करने को, क्लियर करने को, एंड आल्सो सॉरी मैं स्टार्टिंग से मती बोल रहा था। दैट्स ऑल राइट। हाँ, दूसरा एक बार-बार क्वेश्चन आ रहा था, और ये आपने आपके पीपीटी एंड करने से पहले आपने थोड़ा जल्दी से बताया था, जो कि आपने ये बिज़नेस खोला क्यों? माटी फार्म्स, जो कि आपने क्यों खोला और इसके पीछे आपका मोटिवेशन, आप किस कारण की वजह से इसे खोलने का प्लान किया था, क्यों खोला? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट। यस, आई मैं शायद तक उसको थोड़ा जल्दी में मतलब ब्रश ओवर कर गया। तो या सो वेल, इनिशियली मेरा गोल था कि एक एनजीओ स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था, मेरा कुछ बिजनेस का ट्रेनिंग नहीं था, और मेरा गोल था कि एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग उड़ीसा में प्रमोट करना है, इकोलॉजिकली फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली फार्मिंग प्रमोट करना है। तो मैं देखा कि मैं अगर यहाँ पे आके एनजीओ करके बस फार्मर्स को ट्रेनिंग दे दूं और उनके लिए कुछ मार्केट, मतलब उनको बोलूं कि आप ऐसे करो वैसे करो, और वो करने लग जाए, तो वो मेरे को काफी बार बोले कि आप जो बोल रहे हैं भैया वो ठीक है, लेकिन आप तो अपना चले जाओगे वापस पीएचडी करके वहां पे यूएस चले जाओगे, हमको तो हमारा पेट पोसना है। तो जैसे कि एक फार्मर था, वो बोला कि मेरे को आप बताओ कि अभी मैं टमाटर का खेती कर रहा हूँ, और इस साल टमाटर का प्राइस मेरे को 10 रुपए मिल रहा है, लेकिन पिछले साल मेरे को 8 रुपए मिला था, और उसके पिछले साल 5 रुपए में मैं सेल किया। तो वो क्या किया कि वो देखा जब 5 रुपए हो रहा है, 8 रुपए हुआ, फिर 5 रुपए हुआ, वो 1 एकड़ में कर रहा था तो वो 2 एकड़ में करने लग गया। कोई पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा था, वो पेस्टिसाइड डालने लग गया। वो सोच रहा है कि क्योंकि उसको सब कोई बोलने लग गया कि आप अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो तो आउटपुट बढ़ेगा। सो वो लोग बोलने लग गए कि आप तो जो बोल रहे हो वो ठीक है, फिलोसॉफिकली हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको भी तो अपना हमारे बच्चे भी, हमको उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, हमको भी मोबाइल खरीदना है, हमको भी पैसा, कुछ लॉस करें एनवायरनमेंट को, हम दोस्तों आई थिंक फिर से थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। संजोग जी, अगर एक आप द लास्ट 15 सेकेंड्स अगर आप फिर से रिपीट कर सकते हो तो। सो मैं क्या बोल रहा था कि इनिशियली मैं जो एनजीओ माध्यम चेंज करने का कोशिश कर रहा था, मैं देखा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि फार्मर्स को आखिरी में तो पैसा, सबको पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। तो मैं अगर इंफॉर्मेशन या लेक्चर्स या कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है वो खाली दे दूं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और उसका उनको वैल्यू नहीं मिलेगा, वो सेम प्राइस में, वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो मिल रहा है उसी का प्राइस मिलेगा, तो उनका करने का कुछ इंसेंटिव नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है उड़ीसा में। बाहर इतना कैसा है सिचुएशन मेरे को पता नहीं। उड़ीसा में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद आपको मतलब मंडी में जो नॉर्मल वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, वो एक ही रेट पे बिकता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि वो देसी वेजिटेबल को ऑर्गेनिक फार्मिंग करके तो कुछ फायदा नहीं है, एक्सोटिक वेजिटेबल करेंगे और इसका एक मार्केट उनके लिए ढूंढेंगे। तो ये मार्केट ढूंढने के लिए फॉर प्रॉफिट कंपनी, वो उस टाइम पे वो एफपीओ नहीं था, वो एक पार्टनरशिप था माटी फार्म्स, तो उसको एक फॉर प्रॉफिट वेंचर करके चालू करने का इरादा ये था
कि हम कोई बाहर का फंडिंग या कोई पायलट प्रोजेक्ट का फंडिंग के लिए निर्भर ना करें, और इसको हम एक इनहेरेंटली स्केलेबल मॉडल बनाए, जिसमें कि हमारा मार्केट में बिका, पैसा आया और धीरे धीरे फार्मर्स कनेक्ट हुए और ऑर्गेनिकली ग्रोथ हुआ। तो ये मतलब ये इरादा था कि फॉर प्रॉफिट करने का, ताकि हमको कोई गवर्नमेंट या तो कोई एनजीओ या तो कोई बाहर का फंड्स के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। राइट, थैंक यू। जो संजय जी ने बताया कि जब आप एनजीओ या फिर गवर्नमेंट के तरफ से जब आप काम करते हो ना, तो थोड़े रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर गवर्नमेंट के तरफ से पैसा आएगा और उनके रूल्स के, उनके बोलने के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने प्राइवेट इसीलिए बनाया, प्राइवेट और प्रॉफिट के लिए इसीलिए बनाया, ताकि इनका खुद का रूल यही करे, और जो एक्चुअली जो फील्ड में होता है, जो कि खेत में रियलिटी होती है ना, तो ये समझे और वही करे जो इन्होंने देखा है जो सही है लोगों के लिए, जो सही करना था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो ऑफिस में बैठ के कुछ बता रहे हैं तो वो नहीं करना था। तो वो भी आपको हो गया। जब आप सोचते हो ना, तो मुझे कैसी बिजनेस खोलनी है, तो ये भी आता है कि आप एनजीओ खोलना चाहते हो, या फिर खुद का प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, या फिर आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जो हम आइडिया वैलिडेशन का बात कर रहे थे, तो संजोग ये हफ्ते हम आइडिया वैलिडेशन के बारे में बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। तो ये जो आपकी आइडिया थी, अभी तो आपने बताया कि अभी काम कर रही है आइडिया, है ना? आप 8 से 9 महीने कितना टाइम हो गया आपको अभी चलाते हुए? करते हुए आपका बिजनेस शुरू करके कितना टाइम फूड हो रहा है अभी? प्रोसेसिंग का ट्रायल, और हाँ, ये फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस 1.5 साल के ऊपर हो गया, 1 ईयर 8 मंथ्स हो गया। ओके। और फार्मिंग करने का ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया, 4 साल। हाँ दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ, ये पीछे मेरे बिल्डिंग में कुछ लोग चिल्ला रहे हैं पीछे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों चिल्ला रहे हैं। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि 1.5 साल हो गए, और तो वही आप, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप शुरू करने से पहले 1.5 साल पहले जब आपने फूड प्रोसेसिंग का शुरू किया, तो आपने सोचा कि ये मेरे कस्टमर होंगे, मेरा आइडिया ये है, और आपने सोचा होगा कि हाँ मेरे कस्टमर में फार्मर के साथ डायरेक्टली काम करूंगा, तो आपके आइडिया दिमाग में कुछ आइडिया होगा कि अच्छा मैं ऐसा करना चाहूंगा। वो काम करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात हो गई, लेकिन आपने कुछ सोचा होगा। तो आपने क्या सोचा कि आइडिया कैसे होगा, और आपके ये कौन थे, कस्टमर कौन थे, आपने कैसे सोचा? अगर आप आपकी सोच कैसी थी कि कैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे? That's a good, great question. मेरे को मैं सोचा नहीं था कि यहाँ पे इसको मैं टच करूंगा ये टॉपिक को, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपको पहले भी बताया मैंने कि फार्मिंग करते करते मेरे को लगा कि फूड प्रोसेसिंग तो करना ही है, क्योंकि उसमें ही ग्रोथ का पोटेंशियल है। लेकिन क्या फूड प्रोसेस करूं, तो उसके लिए मैं पिछले बार सोचा था कि कुछ नया जैसे करूंगा लेटेस्ट। इस बार मैं सोचा कि जो पहले से यहाँ पे ग्रो कर रहा है उसको मैं देखूं, यहाँ पे एक्सेस क्या है, सप्लाई किसका ज्यादा है, तो उसको मैं फूड प्रोसेस करूं। तो जैसे कि यहाँ पे स्वीट पोटैटो, टमेटो, मशरूम्स, काफी किस्म के कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब बहुत ज्यादा वेस्टेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसमें काफी ज्यादा था। तो इसमें फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल भी कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि अगर इसको लेके मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊं, तो मैं उस अप्रोच से गया। अब इसका मार्केट होगा कि नहीं होगा उसको समझने में काफी टाइम लग गया। अब इस चीजों को लेके काफी कुछ कर सकते हो। तो हमने सोचा कि इसको हम फ्राइड स्नैक्स बनाएंगे, वेजिटेबल स्नैक्स, वेजिटेबल चिप्स, वेजिटेबल क्रिस्प्स, काफी टाइप के बनाएंगे। तो लेकिन इसका मार्केट वैलिडेशन, जो ये आइडिया का वैलिडेशन करने के लिए ऑलरेडी मैं इतना सारा फेलियर हो चुका हूँ, मतलब काफी सारे चीज में मैं काफी सारा लॉस करते करते यहाँ तक पहुंचा था। तो मैं थोड़ा डर गया था कि मेरे को एटलीस्ट मैं आई डिडंट वांट टू प्रोसीड ऑन अ हंच, कि खाली गेस्ट वर्क करके मैं आगे बढ़ना चाहता नहीं था। लेकिन इसको ट्रायल करने के लिए, आइडिया को वैलिडेट करने के लिए कोई मार्केट स्टडी ऐसा था नहीं उड़ीसा में जिसको मैं पढ़ के सोचूं कि हाँ ये तो हो सकता है। कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था उड़ीसा में कि ईस्टर्न इंडिया में जो कि ऐसा वेजिटेबल स्नैक्स बना रहा हो। अभी भी आप अगर जाओगे इंडिया में कहीं पे कोई नॉर्मल किराने की दुकान पे आपको आलू के चिप्स मिल जाएंगे, आपको और थोड़े बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन वेजिटेबल चिप्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो वेजिटेबल चिप्स ये इंडिया के बाहर कुछ जगहों पे मिलती हैं, दिल्ली वैली में, बॉम्बे में अप मार्केट स्टोर्स में, जैसे फूड हॉल, नेचर्स बास्केट, कुछ एक्सपेंसिव स्टोर्स में मिलते हैं एट अ प्राइस पॉइंट जहाँ पे नॉर्मल कस्टमर अफोर्ड कर नहीं सकते। और मेरा इरादा था कि मैं जैसे फार्मर्स का बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट बनाऊं जो कि नॉर्मल कस्टमर्स भी, मतलब एवरेज कस्टमर्स भी खा सकते हैं।
तो मैं तो हिसाब करके समझ गया था कि हमारे यहाँ अगर ये टेक्नोलॉजी लेके, ये सब्जी लेके, मैं ये वेजिटेबल लेके बनाऊंगा, मेरा प्राइसिंग काफी कम होगा। लेकिन वहां पे तो काफी एक्सपेंसिव प्राइसिंग था। तो मैं पहले, मेरा इरादा था कि उनसे जाके बात करूं, और जो ऑलरेडी बेच रहे थे दिल्ली बॉम्बे में, उनको जाके मिलूं और उनके लिए ही बस बनाऊं, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं ब्रांड बनाने का कुछ आइडिया नहीं था। मेरा इरादा था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि मैं स्केल कर पाऊं और बहुत सारे फार्मर्स को इम्पैक्ट करूं, बेनिफिट करूं। तो मैं जब उनसे जाके बात किया, मैं देखा कि उनका भी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी लो है, बट उनका जो अजम्पशन था वो था कि एक हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर इंडिया में नेसेसरली एक डीप पॉकेट कस्टमर है। मतलब वो, उसको डॉक्टर बोला कि आप खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा है, तो वो 200-400 रुपए देके भी एक पैकेट चिप्स खरीद के खा सकता है। तो ऐसे बहुत कम कस्टमर है। तो उन्होंने सोचा कि अब जितना मार्कअप कर सकते हैं प्राइस, क्योंकि ओवरऑल मार्केट साइज बहुत छोटा है, तो जितना भी निश स्पेस है, तो जितना मार्कअप करके बेचेंगे तो उतना अच्छा है, हमको लो वॉल्यूम से तो मार्जिन अच्छा मिलेगा। मतलब 300 रुपए अगर पर केजी उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो वो 6000 या 8000 रुपए में बेचते थे। तो मैं देखा कि अभी भी मैं उनको देता हूँ, मेरा जो चीज है मैं वो रीब्रांड करके अपना बेचते हैं, तो मेरे को 1200 से 1500 रुपए मिलता है पर किलो, विच इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। मेरा 300-400 रुपए का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है, और वो बेचते हैं उसको रीब्रांड करके 600-700 रुपए में, 6000-7000 रुपए में पर किलो में, होलसेल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी मान लीजिए 30% रहता है, क्योंकि उनका भी शेल्फ में स्टोर करने का कॉस्ट काफी रहता है। बट ये जो एग्जाम्पल था, उसमें मैं अपने मार्केट में 1000 रुपए पर किलो में छोड़ सकता हूँ ये प्रोडक्ट की नहीं, समझने का कुछ आइडिया नहीं था। और मान ये भी समझ लीजिए कि उस टाइम पे मेरे पास फैक्ट्री के मशीन थे नहीं, मैं खुद करता नहीं था ये, बस इतना मैं स्टडी करके जानता था कि ये है मार्केट का सिचुएशन। तो मैंने क्या किया कि मैं देखा कि अब 10-15 लाख का मशीनरी खरीदूंगा, उससे अच्छा है मैं उनसे मार्केट प्राइस पे उनका जो प्रोडक्ट दूसरे जगह से वो लेते थे, वो लाके मैं उसको, उसका पैकेजिंग चेंज करके, मैं जो प्राइस में सोचा कि यहाँ पे बिक सकता है, उसको नॉर्मल जैसे आपका जो हॉट चिप्स रहता है, वैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स में बीट रूट चिप्स, स्वीट पोटैटो चिप्स को अपना लेबल लगा के, इन बिटवीन का लेबल लगा के, हमारे जो यहाँ के सिटी में जो किराने स्टोर्स हैं, 10-12 बड़े बड़े किराने स्टोर्स में हम अपना स्टैंड लगा के वहां पे रख दिए। और वहां पे 2 महीने तक हम डेटा कलेक्ट करना लग गए कि कैसा, मतलब बिक रहा है कि नहीं। हम अपने जो वेंडर्स हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको समझाए कि कैसे कस्टमर्स को बेचना है, इसका फायदा क्या है। तो वो जो डेटा एक्सरसाइज था वो काफी एक्सपेंसिव था, करीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा हुआ मेरा उसमें, लेकिन वो मशीनरी के ऊपर खर्चा करने से तो काफी कम था। तो वो हमको जो डेटा पॉइंट्स दिया, हमको, हम कन्विंस हो गए कि हाँ, अगर ये प्रोडक्ट को हम थोड़ा अफोर्डेबल बना के, स्लाइटली हायर देन नॉर्मल, बट उसको अफोर्डेबल बना के बेच सकते हैं, तो इसका एक मार्केट है। तो दैट कन्विक्शन वो जो था, वो मेरे को आइडिया को वैलिडेट कर दिया एक तरीके से। सो एंड आई थिंक दैट इज आल्सो व्हाई माय इन्वेस्टर्स गॉट कन्विंस्ड कि हाँ, इसको, यू नो, दिस आइडिया इज समथिंग दैट हैज मेरिट। और दोस्तों ये सर जो बता रहे थे, एक तो इन्होंने बताया लेटस, लेटस जो होता है सलाद पत्ता। तो एक तो मुझे याद है 3 से 4 साल पहले मैं जब नोएडा पहुंचा और मुझे ये सलाद पत्ता अपने डाइट में जोड़ना था, डॉक्टर ने बोला था, तो मुझे जोड़ना पड़ा। तो एक तो ये हमारे कहीं ना कहीं मंडी में मिलेगी नहीं, ये ऐसे ही है, मतलब मंडी में मिलता नहीं है। तो मैं गया बिग बाजार गया, या मैं नोएडा में रहता हूँ, बिग बाजार गया, तो मैं 2-4 दुकान देखा, तो 350 पर केजी, 1 किलो का 350। तो मान लीजिए, तो मैं तो खरीद लिया, क्योंकि फिर से जैसे संजोग सर ने बताया कि डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर ने बताया, मेरी ज़रूरत थी खाने का, तो मैंने खरीद लिया। तो मान लीजिए कितने कितने लोग ऐसे होंगे जो कि एक तो सबसे पहले डॉक्टर से मिल के आओगे, दूसरा डॉक्टर से मिलने के बाद वो खरीदा होगा 350 रुपये किलो का। 350 रुपये में शायद 3 दिन का खाना हो जाए एक आदमी का, या चलो 2 दिन का खाना हो सकता है। तो एक आइटम पे क्यों स्पेंड करेगा। अभी तो चलो रेट गिर गया उसका, तो यही बात आती है कि हर कोई खरीदता नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि हम, जैसे मैंने बताया, आइडिया वैलिडेशन की बात कर रहे हैं हम, 1 हफ्ता 10 दिन से आइडिया जनरेट करने के बाद उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, आइडिया सोचने के बाद फिर कैसे पता करें कि वो आइडिया काम करेगा कि नहीं। तो इसमें मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये माटी फार्म्स या कुछ से भी किसी से भी नहीं है, या मैं कोई जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा मार्केट का प्रोडक्ट कैसा बनता है। और इसके साथ में एक छोटा सा अलग से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे आप कस्टमर को पूछते हो ना कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको कैसा, किस रेट में चाहिए, क्या चाहिए।
तो कुछ सवाल होंगे, 2 3 से 5 सवाल आप दे सकते हो, जो कि हमारे स्टूडेंट्स अगर फ्यूचर में कोई कस्टमर से मिलेंगे तो वो कस्टमर को क्या सवाल पूछ सकता है। आपका पहला क्वेश्चन जो है उसको मैं सेकंड आंसर करूंगा और आप वो फिर से मेरे को पूछेगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ वेरी गुड मेमोरी, मेरे को याद नहीं रहता। बट जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस गोज बैक टू द सर्वे। मेरे एक्सपीरियंस में कस्टमर बोलते जो है और करते जो है वो दो अलग चीजें हैं। एंड दिस इज एक्चुअली समथिंग जो कि कंज्यूमर बिहेवियर में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है कि आप अगर सर्वे करेंगे तो द क्वेश्चंस हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड, ताकि क्योंकि आप अगर मतलब जैसे कि एक उपाय है कि जैसे कि मैं अपना वेजिटेबल चिप्स मान लीजिए, अगर मैं उसको बहुत सारे यहाँ पे जैसे जो ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स है वहां पे एक स्टॉल लगा के डिप के साथ फ्री जैसे सैंपल्स देते हैं, आप अगर बाजार गए होंगे तो देखे होंगे वहां पे काफी बार होता है। सो वहां पे सब कस्टमर्स खाएंगे, अगर फ्री में देंगे तो वो सब ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसको उसका उसका और उसको अगर पूछेंगे या क्वेश्चन रखेंगे वहां पे कैसा लग रहा है, देयर आर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज विच शो दैट की मोस्ट ऑफ देम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, वो अपना मन का बात बताएंगे नहीं आपको। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि क्वेश्चंस कैन ओनली गिव यू सो मच इन्फॉर्मेशन, वो ज्यादा आपको क्लैरिटी दे नहीं पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत छोटा बहुत मतलब एक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इनहेरेंटली रिस्की है, इसीलिए कि आपको कहीं पे ये कुछ लिखा या कुछ मिलेगा नहीं। तो एंड इंडियन कंज्यूमर्स जो है उनको पढ़ना, तो बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज भी काफी मतलब 100 करोड़ खर्चा कर चुके हैं डिफरेंट प्रोडक्ट स्टाइल करके, और उनको समझ में नहीं आया कि कौन सा प्रोडक्ट चलता है कौन सा नहीं चलता है। सो हमारे केस में लाइक आई से इट इज बेटर अगर किसी को स्टार्ट करना है, मैं तो एग्री रिलेटेड ही बता पाऊंगा, अगर किसी को कुछ फूड प्रोसेसिंग में स्टार्ट करना है या किसी इवन अदर प्रोडक्ट्स कुछ स्टार्ट करना है, मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट कस्टमर मतलब जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो मतलब कंज्यूमर के पास ना जाके इंस्टीट्यूशनल बायर्स अगर होंगे, जैसे कि मतलब और कोई जैसे मैं कुछ कंपनीज को दे रहा हूँ, मेरा खुद का ब्रांड नहीं बना रहा हूँ, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला, मतलब वो बहुत ज्यादा यू फाइटिंग टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम एट वन गो। सो आप इनिशियली फॉर योर सर्वाइवल फॉर एनी स्टार्टअप इट इज यूजफुल टू हैव द गवर्नमेंट एज अ कस्टमर और बिग यू नो इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो उसमें क्या होता है ना, आप उनको क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, वो आपको उनका ऑलरेडी काफी मार्केट इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है, वो आपको दे पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ बैठा हूँ, मेरा एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर है और यहाँ पे स्वीट पोटैटो में हम लोग नंबर 1 है, और स्वीट पोटैटो का आजकल फ्लावर बनता है जो कि आटे में डलता है, इट्स गुड फॉर द हेल्थ। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी नहीं, लेकिन मैं जैसे कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, काफी बड़ा एफएमसीजी कंपनी है, तो मेरा कुछ लिंकेजेस था वहां पे, मैं उनको जाके अप्रोच किया कि मैं देखिए ये इसका करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसके, मेरे पास ये मशीनरी। तो उन्होंने बोला कि आप ये करके हमको दे दो, फिर हम उसको इस चीज में डालेंगे। तो उसमें क्या हुआ ना, मेरे को एक साथ फ्रॉम जीरो मेरे को एक साथ 4-4 टन का ऑर्डर आता था। सो दैट इज समथिंग दैट आई बेनिफिटेड फ्रॉम। मैं पर्सनली जो जाके कस्टमर्स को यहाँ पे दुकानों में मैं भी पूछा हूँ कि बात किया हूँ, उसमें मेरे को सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन मिला नहीं। सो द ओनली प्लेस वेयर आई गॉट डायरेक्ट कंज्यूमर इंफॉर्मेशन इज यू नो थ्रू देयर मनी, यू नो जो मैं ट्रायल किया, जो आपको बताया कि अपना खुद का ब्रांड बना के दूसरों का प्रोडक्ट लाके यहाँ पे ट्रायल किया, तो वहां पे हम लोग का आदमी जाके रोज पूछता था कितना बिका, जो लोग लिए उनको थोड़ा सवाल करते थे क्यों लिए, और रिटर्न कस्टमर जब आते हैं तब उनको पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, और वो जो फीडबैक है दैट इज ऑफन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा बैकग्राउंड इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो हमको एनकरेज किया जाता है कि आप सेट क्वेश्चंस मत पूछा करो, क्योंकि वो उसमें आपका बायसेस बाहर निकल आता है। आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछा करो, मतलब आप एक कॉन्वर्सेशन कीजिए। अगर सबसे बेस्ट होगा आप अगर मेरे जैसा कुछ ट्रायल कर रहे हैं तो आप जाके उनका बात सुनिए, उनका पेन पॉइंट्स क्या है, आपको उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने आप। राइट। और दोस्तों मैं यहाँ पे 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपके एक वीडियो भेजा था आपको, जिसमें बताया था कि प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। तो प्लान ए तो हो गया, आप थोड़ा मार्केट में टेस्ट करते हो अपना प्रोडक्ट, जो कि आप सोचते हो कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट अपने हिसाब से ऐसा बनाना चाहिए। तो जब प्लान ए चलाओगे और मार्केट में आप वो प्लान ए निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा, आपको कस्टमर से फीडबैक आएगा। अगर जैसे कि संजोग जी ने बताया कि आप कोई भी कंपनी के साथ टाई अप करते हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करते हो, तो उनका फीडबैक आएगा। तो ये फीडबैक पूरा लेके आप फिर प्लान बी बनाते हो, जो कि फीडबैक के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज करते हो, बदल देते हो, ताकि वो अच्छा बढ़िया बन सके। और जब आपका प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा तो आपका रेट भी बढ़ेगा, बिल्कुल।
और लोग भी आपको जानेंगे भी, क्योंकि आपने प्लान ए के द्वारा थोड़े लोग को रीच कर चुके हो, तो प्लान बी में और भी होगा, फिर प्लान सी, वैसे आपको आगे बढ़ाता जाना है। दूसरा मैं एक चीज़ बोलूँगा, आई थिंक सविता जी का है, ये आई थिंक गुड़गांव के है या फरीदाबाद की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो कि दाल चने इसका बिजनेस करते थे, स्प्राउट्स का। तो इन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली कस्टमर को तो बेचते ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा मार्केट जो होता है किसी एक डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप लिया हुआ है। जो सविता जी करते हैं अपना खुद का स्प्राउट का क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, पैकेजिंग पूरा करके, वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो ऑर्डर तो पक्का आएंगे। तो और इनको पता है कि महीने के सर हफ्ते के इतने पे इतने ऑर्डर आते ही है, तो मैं वो बिना सोचे वो रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सैटरडे या संडे को आके ये पिकअप करेंगे। तो वो ये एक अच्छा आसान तरीका है, जैसे संजोग जी ने बताया कि आप शुरुआत में कोई कंपनी के साथ टाई अप लेते हो, कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो आपका पहले एक तो ऑर्डर थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, और साथ में आपको एक फाउंडेशन मिल जाएगी, आपको फीडबैक सही मिल जाएगा कि आप कैसे अपना प्रोडक्ट को बड़ा बना सकते हो, और साथ में थोड़ा तो पैसे आएगा ही, बिल्कुल। तो और थोड़े एक या दो और क्वेश्चन ले सकते हैं ऑडियंस के। तो एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक 2 से 3-4 स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर माटी फार्म्स करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा आपको, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगी आपको? संजोग आप हमारे साथ हो यहाँ पे? आई थिंक वो नहीं है, नेटवर्क में कुछ इश्यू आई है, क्योंकि उनका मैसेज आया मेरे पास अभी, आई थिंक द नेटवर्क फेल। हाँ दोस्तों, आई थिंक संजोग जी की तरफ से नेटवर्क की बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई ये बार तो जब तक वो वापस आते हैं हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। तो अगर आएंगे नहीं तो 9 तो बज गए, तो जो भी सवाल है हम आते देखते रहेंगे अगले क्लास के लिए, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चंस देख लेता हूँ। हाँ जी, कनेक्ट हो रहा है बस। हाँ, और जो ओपन एंडेड की बात हुई थी कि जब आप किसी को भी कोई भी सवाल पूछते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, या फिर आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या ओपिनियन दोगे कि मैं कुछ बदलूं, कुछ अच्छा करूं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये बहुत हमने डिस्कस किया था बैच वाइज वेबिनार में। मैं तो शायद आपके ग्रुप में था नहीं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में था विश्वास सर के साथ ये बहुत डिस्कस कर रहे थे कि जब आप कोई सवाल पूछते हो तो आप खुद ही दो आंसर दे देते हो, आप बोल रहे हो कि कस्टमर को ये चुनो या फिर ये चुनो। उसके बदले ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हो, कस्टमर सोचेगा कि वो उत्तर क्या देगा। तो उसमें ये नहीं है कि आप ये चुनो या फिर ये चुनो, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, नहीं, कस्टमर कुछ भी सोच के कुछ भी बता सकता है। उस पॉइंट में आप कस्टमर की सोच और सही तरीके से जान सकते हो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। संजय जी आप हमारे साथ हो यहाँ पे? मैंने उन्हें वापस से मैसेज किया है। हाँ दोस्तों, आई थिंक संजोग जी की तरफ से तो नेटवर्क हाथ दे दिया है कम्प्लीटली। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं तो यहाँ पे देखता हूँ लिस्ट क्वेश्चन के बहुत बड़ा लिस्ट ही पड़ा हुआ है, लेकिन एक तो टाइम भी देखना पड़ता है, दूसरा वो अब आपको एक्सेप्ट करने बोल रहे हैं। अच्छा ओके दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए। दोस्तों माफी चाहता हूँ, पीछे लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों चिल्ला रहे हैं। संजोग जी आई थिंक अभी आ रहे हैं, बस एक सेकंड रुक जाते हैं। हाँ हाँ संजोग जी सॉरी, आई थिंक आई वाज डिस्कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल। हाँ नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। तो एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। हाँ ये तो क्वेश्चन 2 से 4 स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर माटी फार्म्स आपको अपना खुद का कंपनी लगाने में आपको सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुई, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया आपने? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाने में दिक्कत तो काफी आई, क्योंकि मैं तो ये सब बारे में फेमिलियर ज्यादा नहीं था, लेकिन
ये जो बिकॉज मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस था माटी फार्म्स, मतलब फार्म चल रहा था और प्रॉफिटेबिलिटी थी, तो मैं क्या किया ना कि मैं देखा कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब ये नहीं कि मैं हर एक चीज खुद ही करूं। तो ये जो केस में मैं इनिशियली खुद काफी चीज मतलब आरओसी फाइलिंग वगैरह सब, डिजिटल सिग्नेचर सब खुद अप्लाई करने का कोशिश किया, बट देखा कि काफी टाइम जा रहा है, तो कुछ चीजों को एक्सपर्ट्स को छोड़ना जरूरी है। तो आई डिसाइडेड टू गो विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग द कंपनी फॉर्मेशन। ये नेम मिलने में काफी मुश्किल हुआ, क्योंकि ये जो नेम है काफी जेनेरिक नेम है माटी, तो इसमें काफी प्रॉब्लम हुआ था। तो फॉर्चुनेटली हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी थे उन्होंने काफी हेल्प किया इसको, ये नेम को। इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट दिस नेम एंड हेल्प। द अदर थिंग इज, ये जो कंपनी सेक्रेटरी और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो हमारे इंक्यूबेटर से हमको मिला। द ग्रेट थिंग इज दैट आज के टाइम पे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट है। वी वर रिकॉग्नाइज्ड। एक चीज मैं खुद किया है कि स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप उड़ीसा दोनों में मैं इमीडिएटली रजिस्टर कर दिया था, और वो खुद ब खुद कर दिया था। वो ऑनलाइन है, वो आपको प्राइवेट लिमिटेड होने का जरूरत नहीं है। आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप भी अगर हो तो आप इमीडिएटली साइन इन करके आप रिकॉग्नाइज हो सकते हो विद इन अ वीक। एंड वो क्या हेल्प करता है कि आपको बहुत सारे ईमेल्स आने लग जाएंगे, वेरीफाइड वेटेड ईमेल्स about different incubators that are supported by government of India and state governments and privately. So उस माध्यम से हमको दो अच्छे इंक्यूबेटर, एक नोएडा बेस्ड इंक्यूबेटर है AIC बिमटेक अटल इंक्यूबेशन सेंटर, और दूसरा है कीट, कलिंगा यूनिवर्सिटी का कीट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हमको अडॉप्ट किए। हम उनके कॉम्पिटिशन में पार्ट लिए, हमारा बिजनेस प्रपोजल्स पिच किए, तो वो हमको इंक्यूबेट करने के लिए एग्री किया, और उन्होंने हमको इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करवाया। सो उड़ीसा में रह के, एक रूरल एरिया में रह के, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नॉट जस्ट कंपनी फॉर्मेशन बट टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करना, ये इन्वेस्टर्स से फंड रेज करना। तो व्हाट आर माय पॉइंट इज दैट कि ये सब चीजें काफी आसान हो जाती हैं अगर आप कहीं पे इंक्यूबेटेड हो। सो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, पूसा से लेके ऑल द अदर, आई कैन शेयर अ लिस्ट इफ यू वांट, एग्री सेक्टर में तो काफी सारे स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटीज अभी है, जो कि फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज एंड फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम इंक्यूबेटेड। एंड देन आपको हैंड होल्डिंग काफी हो जाता है, ताकि आप अपने कोर आइडिया पे फोकस करें, और आपको सपोर्ट ये सब चीजों के लिए अलग जगह से मिल जाए। राइट। और दोस्तों अभी के लिए उतना ही सवाल लेते हैं, लेकिन संजोग जी एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। आप क्या मैसेज दोगे हमारे स्टूडेंट्स को जो कि अपने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे ख्याल है कि पैसे नहीं है, या फिर डर लग रहा है, या फिर फैमिली वाले हमें अलाउ नहीं करेंगे, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मैं अपना खुद का कुछ शुरू कर सकूं, या फिर मान लीजिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फूड प्रोडक्शन के, या फिर टेलरिंग के, सुइंग के, या फिर स्पा थेरेपी के, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, तो अलग अलग ट्रेड के हैं, तो ये इनको कभी डर लगता है कि सर जानते नहीं है, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में? कुछ तो एडवाइस मैं दे चुका हूं, लेकिन टू आंसर स्पेसिफिकली टू व्हाट यू से, some of these are legitimate concerns, you know. मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप में कूद जाओ। पहले भी बता चुका हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है। भले ही आप किसी के पास जॉब भी कर रहे हो, तो आपका अप्रोच, आपका जो एटीट्यूड है वो एंटरप्रेन्योरल होगा, तो आप काफी सीखोगे। मेरे को ये भी पता है कि ऑडियंस में एवरीवन इज वेरी यंग, तो दे आर जस्ट अबाउट टू एम्बार्क ऑन देयर करियर्स। सो अगर मैं एक चीज बदल सकता मेरे मतलब if I had the luxury of age, I'm already in my mid 30s, तो मैं जब फार्मिंग चालू किया मैं ऑलरेडी 30, मेरा एज 30 था, so I was already very late at doing something new। तो ये एक आपके पास एडवांटेज है। आप अगर यंगर हो तो आप इतना भी मतलब अगर ये दिस इंटेंशन इज देयर, द एंटरप्रेन्योरशिप का जो मतलब वो इंटरेस्ट है, तो वो उसको नर्चर कीजिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जंप कीजिए एंटरप्रेन्योरशिप में। बीइंग यंग, दीज आर लेजिटिमेट कंसर्न्स कि आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जिस सेक्टर में जो करना है, किसी और के पास वो जो कर रहा है, यू नो, मे बी एग्जैक्टली जो आप कर रहे हो वो नहीं, जो भी कर रहा है उसके पास थोड़ा काम कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा और ट्रेनिंग लीजिए। ये सब मतलब देयर इज नो मतलब रिस्क्स आर सो इनहेरेंट टू द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट आई वुड डिसएग्री विद दोज हु से कि यू नो फेल तो कभी करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप अगर पक्का एंटरप्रेन्योर हो तो
और आप अडेप्ट करते रहें, चेंज थोड़ा अपना प्लान को थोड़ा चेंज करते रहें फीडबैक के हिसाब से, तो आप अल्टीमेटली पहुंच ही जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन गेटिंग इनटू दिस टू यंग, आई वुड से दैट इट्स बेटर टू लाइक आई वुड से दैट मेरे साथ जो अभी फार्मर्स हैं, मैं तो बिल्कुल फार्म जाता भी नहीं हो ज्यादा, क्योंकि मेरा फूड प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। वो लोग खुद चला रहे हैं और वो लोग खुद प्रॉफिटेबल है, तो वो लोग, उनका एवरेज एज 20 से 25 में है। वो लोग मेरे को जब ज्वाइन किया था 18 साल का, कोई 19 साल का ऐसा था, तो वो लोग सब अब एंटरप्रेन्योर खुद बन गए हैं, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग मिला, उनको वो। सो आई एम सेइंग दैट देयर आर मेनी वेज टू गो अबाउट दिस। अगर आपको कहीं पे हेजिटेशन आ रहा है तो उसको भी सुनिए, वो जो अंदर से आवाज आ रही है कि एंटरप्रेन्योर बनना है उसको भी सुनिए, लेकिन हेजिटेशन भी लेजिटिमेट है। अगर पैसा तो मैं बोल दिया कि पैसा तो आज तक मेरे हिसाब से कोई एंटरप्रेन्योर को रोका नहीं, क्योंकि आप हमेशा it becomes a weapon, it becomes a barometer, जिसमें आप जुगाड़ लगा के मतलब आपको मोटिवेशन मिलता है कि उसके अराउंड कुछ, क्योंकि हर एक अंबानी को भी पैसे का लिमिटेशन है, सबको लिमिटेशन है। तो पैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्केल को अडॉप्ट। तो बेसिकली दीज आर टेस्ट, ये सब टेस्ट है। आपको आपका कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितना, हाउ बैडली डू यू वांट टू डू दिस, इससे पता चल जाता है। तो ये सेल्फ एक्सक्लूजन हो जाता है, ये ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि उसमें क्या होता है ना कि दोज हु आर नॉट रियली मतलब कीन, जो बहुत इंटरेस्टेड नहीं, वो अपने आप दे फॉल बाय द वेसाइड, और जो मतलब these obstacles are there for a reason, that's what I'm saying. But more practically, अगर आप बहुत young हैं तो try to get as much experience as you can. There's no, it's not like कभी आप late हो जाओगे इसको करने के लिए, you can always become an entrepreneur. And moment आएगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब वो अंदर, मतलब बेसिकली वो बाहर का सिचुएशन और अंदर का आपका जो रेडीनेस, दोनों there's a rendezvous, so वो अपने आप आ जाएगा। सो बेसिकली मतलब आप तब एंटरप्रेन्योर बनोगे जब आपके अंदर ये और इंटरनल डाउट रहेगा नहीं, मतलब अब मेरे को भी पता है कि जैसे अभी कोविड हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो सके, ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च ही ना करूं। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेरे पास थोड़ा कैपिटल बचा हुआ है, मैं कुछ और ना करूं जो कि ज्यादा इमरजेंसी है, ज्यादा मतलब जरूरत है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि इतना डरिए मत, टाइम है आपके पास, पैसे भी मिल जाएंगे, आपका आइडिया धीरे धीरे इवॉल्व करेगा, दूसरे पार्टनर्स मिलेंगे आपको जो कि आपका जर्नी को सपोर्ट करेंगे। हमारे पेरेंट्स का जनरेशन थोड़ा अलग था, अब इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्केल है, उस स्केल पे कीजिए। अगर कहीं पे जॉब करना है तो कीजिए, अगर कहीं पे खुद करना है तो विथ ह्यूमिलिटी एंड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस यू डू इट, एंड एज लॉन्ग एज यू कीप अडैप्टिंग you'll be fine. हाँ, जो आज का पूरे 1-1.5 घंटे के जो हम बात कर रहे थे, एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द मैंने जो पकड़ी, एडेप्टेबिलिटी, जो कि टाइम के और सिचुएशन के साथ-साथ आपको खुद का बदलना पड़ता है। तो एडजस्ट करना पड़ता है ताकि कुछ अच्छा कर पाएँ, और एक तो ज़िंदा रहने को बिल्कुल, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए आपको बदलना पड़ता है। दूसरा मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये बिज़नेस से कुछ लेना-देना है नहीं, लेकिन इंडिया में फार्मिंग अभी धीरे-धीरे घटते जा रही है, जो कि बड़े लेवल पे, क्योंकि जो भी कारण है, अभी वो कारण में तो जाएँगे नहीं, बहुत ही पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन जो भी कारण है, तो ऐसे आप कोई भी स्टार्टअप्स या कंपनी या फिर आपके खेत के फार्मर आप जो भी देखते हो ना, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हमें फार्मिंग का जो इंडिया में पहले, इंडिया के आगे और कोई था नहीं फार्मिंग में, हम दुनिया में सब नंबर 1 थे। तो हमें वापस लाना है, तो फार्मिंग को आप सपोर्ट कीजिए, आपके लोकल फार्मर होंगे, तो उनको सपोर्ट कीजिए। संजोग जी का जैसा माटी फार्म्स है, वैसा कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी है जो कि लोगों का भला कर रहा है, फार्मर्स का भला कर रहा है, तो उनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। ये ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि एक इंडियन दूसरे इंडियन को बता रहा है, वैसे देखिए इसको। तो उसी के साथ फर्स्टली सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू, आकांक्षा एंड प्रज्ञा, थैंक यू आप दोनों को भी। एंड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली संजोग जी, थैंक यू सो मच, आपने आके हम लोगों से बात किया। स्टूडेंट्स भी बहुत खुश होंगे आपसे बात करने की। Thank you. सो सॉरी मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं होप करूंगा कि संजोग जी को वापस एक और दिन कभी ला पाए हम डिस्कशन और भी करने के लिए, आपके सवाल आंसर करने के लिए। थैंक यू संजोग जी, थैंक यू। और सारे स्टूडेंट्स गुड Thank you नाइट, so much. कल मिलते हैं, कल के क्लास में मिलते हैं। Good night. Thank you. Bye.